किसी देश की और प्रदेश का आधार होता है शिक्षा। इस वक्त हमारे साथ में स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद हैं। हालांकि द्वितीय सत्र है शीतकालीन और कुछ और भी प्रश्न करेंगे, लेकिन सर ये जो अविश्वास प्रस्ताव सामने आया है कांग्रेस का, क्या आपको लगता है कि इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव लाना ये एक कोई सोचा समझा कोई रणनीति के तहत है या कोई और मामला है? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए चर्चा में बने रहने के लिए वो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। हमने तैयारी की है और हम उनके एक एक जो आरोप लगाए उनका जवाब देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे कर्ज माफी हो, चाहे बिजली, चाहे पानी, चाहे सड़क, जिन विषय पे भी विषय आए हैं उन सब पर हम भारी, हमने बहुत काम किया है। स्कूल शिक्षा विभाग का जहाँ तक प्रश्न है, स्कूल शिक्षा विभाग में हमने जो प्रदेश नेशनल अचीवमेंट सर्वे में 17वें नंबर पे था, आज वो 5वें नंबर पे है। हमने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए, गुणवत्ता के लिए हम काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी हमने 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं अनिवार्य की है, क्योंकि कपिल सिब्बल जो मानव संसाधन मंत्री थे, शिक्षा मंत्रालय उनके अधीन आता था, उन्होंने उस समय ये प्रावधान कर दिया कि 8वीं, 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षा नहीं। उसके कारण से 10वीं का सबसे ज़्यादा जाकर रिजल्ट बिगड़ता है। कहीं रुकने की, कहीं आगे बच्चों को संभलने का कोई समय नहीं मिलता है। 9वीं तक वो बढ़ते जाते हैं, 10वीं जाकर रिजल्ट खराब हो जाता है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक हिस्सा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार स्कूलों की स्थिति में सुधार होना और जो हमारे सीएम राइज योजना के जो स्कूल है उनको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत आदर्श स्कूल और सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनाने जा रहे हैं, ताकि बच्चों के मन में नहीं लगे कि हम गरीब के बेटे इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है तो उसको सुधारना उनका भाव है। और अच्छा, गरीब का बेटा भी ये सोच सकता है कि मैं भी अच्छी बिल्डिंग में, अच्छी सुविधा वाले स्कूल में पढ़ सकता हूँ, मेरा अधिकार है। उस पर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। आपने एक अच्छी बात कही कि आमूलचूल परिवर्तन पर आप बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले 10 सालों में क्या बदलाव शिक्षा जगत में लेकर आए हैं आप, और भविष्य किस तरह से देखते हैं? तब जबकि सीएम राइज स्कूल की बात की जा रही है तो बाकी स्कूल देखिए क्या है कि भारत में 1813 में 7 लाख से अधिक गुरुकुल होते थे। आज चीन के पास आज 5 लाख है, भारत के पास 15 लाख है ना। और मध्य प्रदेश में 1,17,000 स्कूल टोटल थे। एक परिसर एक साला होने के कारण करने के कारण से वो 98,000 के लगभग पर हम आ गए हैं। बहुत बड़ा एक वो है, फैलाव है, और इसमें से हमको गुणवत्ता देना है। तो एक तो जो नीतिगत बातें थी उसकी बहुत कठिनाई थी, इसलिए हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में व्यापक विचार विमर्श करके और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने नई गाइडलाइन दी है। इसलिए आमूलचूल परिवर्तन, प्राथमिक शिक्षा पहली से लेकर के हम पहले मानते थे कि पहली से 5वीं 8वीं तक का, अब हम बाल वाटिका का भी कॉन्सेप्ट उसमें आया है। तो हम जो 3 साल का बच्चा प्राइवेट स्कूल में चल जाता था, आंगनवाड़ी हमारे इतनी सक्षम नहीं थी, और 6 साल के बच्चे वो मिलते नहीं थे, इसलिए प्राथमिक स्कूलों में हमारी संख्या कम हो गई छात्रों की। लेकिन अब हम इस नए कॉन्सेप्ट पर जब काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम हो, जो एनसीएफ हमने लागू कर दिया देश में, हमने राज्य में भी उसको स्वीकार करने का वो कर लिया है। तो हमारे पास अब 3 साल के बच्चे को शिक्षा देना, अब उसको रख रखाव है, देखभाल है, बस्ता भी मुक्त रखना, बस्ते से भी मुक्त रखना, खेल खेल की गतिविधियों से इस प्रकार की व्यवस्था करना कि हमारा जो सामाजिक परिवेश है, उस सामाजिक परिवेश में भी वो गणित सीख सकता है, वो संस्कृत सीख सकता है, वो बोलचाल सीख सकता है। यानी सीखने का स्तर बढ़ाना, ये इस नई शिक्षा नीति का एक प्रकार का वो है। लेकिन साथ साथ अभी तक, क्योंकि मेघालय के द्वारा जो जिस प्रकार की रटन विद्या की शिक्षा थी, उसको बदलने का अवसर अब आया है, क्योंकि अभी तक चलता रहा है उसी सिस्टम से। लेकिन अब हम उसमें बेसिक बदलाव कर रहे हैं कि मूल भाव जिस मेघालय ने और इन्होंने, अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा को नष्ट किया था, जो समाज आधारित थी, उसको एकदम हमारी मातृभाषा में जो शिक्षा होती थी उसको बदला गया था। और बदल करके जो अंग्रेजी में पढ़ेंगे वही शिक्षित माने गए थे। उसका परिणाम हुआ कि हमारे देश के लोगों को निरक्षर कह दिया गया। और आज़ादी के बाद देश के लोगों को अपेक्षा थी कि ये बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। पर दुर्भाग्य से जो लोग आज़ादी के आंदोलन में भाग लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व उभरा था, उनके मन में भी ये भाव जम गया 100 साल में कि भाई हमको अंग्रेजी के बगैर हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए पहला जो आयोग बना था, उस आयोग की सिफारिश में लिखा गया था कि भारत की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, जबकि ये लिखना चाहिए था कि हमारी मातृभाषा में होना चाहिए, जो
NEP 2020 आज कहती है। इतने साल के बाद हम अपने मूल पर, अपने जो इतिहास है और अपने जो भारत का जो मॉडल है शिक्षा का, उसके आधार पर फिर से खड़ा करने का काम प्रारंभ हुआ देश में। ये कब समय आएगा? बहुत अच्छी बात आपने कही कि हिंदी पर काम हो रहा है, हिंदी की कुछ बुक्स भी अभी लॉन्च हुई है, सब्जेक्ट भी लॉन्च। वो समय की आप कल्पना करते हैं कि वो समय आएगा कि जब हम हिंदी बोलते हुए, हिंदी सुनते हुए अपने आप को आत्मविश्वास, गौरवपूर्ण महसूस करेंगे, जैसा इंग्लिश में कर रहे हैं आज? देखिए, अभी हमारे देश के 15 राज्यों के बच्चे, कल बाल रंग हमारा कार्यक्रम होता है, महोत्सव होता है, उसमें आए थे। मध्य प्रदेश के बच्चों को यदि आप देखते हैं तो मध्य प्रदेश के बच्चों ने सभी राज्यों की भाषा में अभिव्यक्ति दी है, कन्नड़ में भी, तमिल में भी। जब मैं गया तो मेरे से अभिवादन कन्नड़ में कर रहे थे, तमिल में कर रहे थे, मराठी में कर रहे थे, गुजराती में कर रहे थे, पंजाबी में कर रहे थे। मध्य प्रदेश के बच्चे सब भाषा को सीख सकते हैं क्योंकि ये हमारे देश की भाषा है। तो हिंदी के साथ साथ अपने देश की जो मातृभाषा है उनको समावेश करने का राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है। मध्य प्रदेश क्योंकि हिंदी भाषी राज्य है, हिंदी भाषी में भी अलग अलग इस क्षेत्र में क्षेत्र की कुछ बोलियां हैं, कुछ ट्राइबल समाज में जो बोलियां बोली जाती है उनका भी हम शिक्षा में समावेश करने जा रहे हैं। 8 ऐसी भाषाओं को हम उसमें जोड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात करें। अंतिम सवाल मेरा आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत पूरे देश भर में जिस पर चर्चा भी चल रही है, हमारे पाठ्यक्रमों में इतिहास को लेकर जिस तरह से ट्रीट किया गया इतिहास को, या यूं कहा जाए कि उस पर कॉन्स्पिरेशन किया गया, क्या आपको लगता है कि इस इतिहास को बदलने की आवश्यकता है? क्योंकि जो इतिहास हम पढ़ते आ रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्टेड है। देखिए, जो इतिहास, हमारे देश का इतिहास लिखा गया है, लिखा नहीं गया, वो लिखवाया गया है। अंग्रेजों ने जब शिक्षा नीति को बदला था तब मेघालय इस धरती पर आया, 12 साल तक भारत पर घूमा है वो, और आखिरी में 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने जो दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए जो बातें कही है, यदि उसको भारत का हर व्यक्ति पढ़ेगा तो समझ में आ जाए कि उन्होंने कितनी योजनाबद्ध तरीके से भारत के लोगों को गुलाम और समय तक रख सकें, ज्यादा समय तक रख सकें। इसलिए भारत का स्वत्व का भाव को समाप्त करना, भारत की अच्छाइयां दिखाए नहीं, और भारत के लोग तो अशिक्षित है, जबकि अशिक्षित करने दिखाने का काम उनने किया। भारत के लोग अशिक्षित नहीं थे। भारत की साक्षरता दर अंग्रेजों के रिकॉर्ड से 90% है, हमारा रिकॉर्ड तो ये कहता है कि हम 97% थे जब तो भारत विश्वगुरु कहलाता था। अशिक्षित लोगों को, अज्ञानी लोगों को विश्व के लोग ज्ञानी गुरु कैसे मान सकते थे? इसलिए भारत शिक्षा के, ज्ञान के क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ था। भारत आत्म समृद्धि को लेकर के भी संपन्न देश था, और इसलिए दुनिया के लुटेरे भारत को लूटने आते थे। गरीब की झोपड़ी में कभी डाका नहीं डलता है, लेकिन दुनिया के लुटेरे ईसा के 550 साल पहले ईरान से एक हकमनी लूटने आया, उसका बेटा आया, फिर तीसरा लुटेरा यूनान से आया जिसको हमने सिकंदर कहा। ये केवल लूटने के लिए आए थे और गलत इतिहास पढ़ाया गया। सिकंदर को विश्व विजेता कह दिया गया जबकि वो भारत को नहीं जीत पाया था, भारत में पराजित हुआ था, घुटने टेके भारत की धरती पर। और आगे की घटना तो जब चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने उसकी सेना खड़ी हुई तो उसकी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, तो उसको यहाँ से जाने का निर्णय करना पड़ा था। उसका सेनापति युद्ध लड़ा था, सेनापति इस कदर पराजित हुआ था कि आखिरी में पूरा राज्य देना पड़ा, और अपनी बेटी का भी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करके इस धरती से विदा लेनी पड़ी थी, संधि करके। इसलिए ये गौरवशाली इतिहास नहीं पढ़ाया गया, हमारा पुरुषत्व को नहीं बताया गया, हमारे जो भारत का आर्थिक क्षेत्र में जो था उसको नहीं बताया गया। ऐसे ही वास्को डी गामा को लेकर गलत बातें लिखी गई, ऐसे ही कोलंबस को लेकर गलत बातें लिखी गई। जबकि कोलंबस के बारे में कहते हैं कि वो अमेरिका गया, वो भारत आना चाहता था, लेकिन अमेरिका वहाँ के लोग भी हमारे जैसे मिले, प्रकृति पूजक मिले, सूर्य के उपासक मिले, इसलिए उनको रेजिडेंस उसने कह दिया। अब भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाया कि भाई उसने अमेरिका की एक प्रकार से खोज की। हमारा कहना है कि वो 1492 में अमेरिका में गया, और भारत के व्यापारियों का तो रिकॉर्ड मिलता है कि हम 11वीं शताब्दी में भी अमेरिका में व्यापार करने जाते थे। हमारे यहाँ के गुजरात के व्यापारी ने वहाँ पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया है। उस सूर्य मंदिर पर जो शिलालेख लगा था, उस शिला पट्टिका को भी अमेरिका के लोग नहीं पढ़ पाए थे। वो भी पढ़ने का काम भारत के और विशेषकर उज्जैन के वाकणकर जी जो थे पुरातत्व, वो गए, जब उनको पढ़ाया, उनने पढ़कर कहा कि ये फलाने फलाने व्यापारी का नाम बताया, गुजरात का व्यापारी बताया, और 1127 उस पर शिलालेख पर लिखा था। वो तब मंदिर बनकर निर्माण हो गया था, वो बताया। तो अब 1492 पहले आता है कि 11वीं शताब्दी पहले आती, 1127 पहले आता है। इसका मतलब हमारे पुरखे दुनिया में व्यापार करने सबसे पहले जाते थे, जब लोगों का इतिहास भी नहीं था, लोगों की सभ्यता ही नहीं था, तब से हम दुनिया में व्यापार करते हैं। इतिहास बदलने जा रहा है।
इतिहास बदलने नहीं जा रहे हैं, इतिहास को सही करने जा रहे हैं। जो सही इतिहास है सही पढ़ाएंगे, किसी ने हमला करा तो हमला लिखेंगे, हमारे व्यक्ति ने उसको भगाया तो वो लिखेंगे। बच्चों को सही जानकारी मिलना चाहिए, सही तथ्य के आधार पर इतिहास वही होता है जो सही लिखा जाता है। तो गौरवशाली भारत का इतिहास रहा है, भारत की गौरवशाली परंपरा रही है, भारत की गौरवशाली शिक्षा रही है, और भारतीय जो शिक्षा का मॉडल है उसके आधार पर देश को फिर से खड़ा करना। 2047 का भारत का निर्माण केवल इस आंकड़ों के आधार पर नहीं, तो इस देश के लोगों का सत्य खड़ा करके, और भारत केवल अपने देश के लोगों का भरण पोषण करने वाला देश नहीं, तो भारत विश्व का भरण पोषण करने का सामर्थ्य हासिल करे, उसके निर्माण करने का काम, यानी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का काम शिक्षा से होगा, जो काम चल रहा है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम हिंदी पर बात कर रहे हैं, इतिहास पर बात कर रहे हैं, आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं, स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी से बातचीत करने के बाद में एक विश्वास पैदा हुआ कि कहीं ना कहीं भविष्य की जो भारत की शिक्षा है वो अब सौहार्दपूर्ण होने वाली है, ऐतिहासिक होने वाली है, और देश के आसपास जो है जो बातें हैं उसके साथ में होने वाली हैं। मुझे दुष्यंत की पंक्तियां यहाँ पर आपसे बात करने के बाद याद आ रही कि जो आग आपके अंदर है, जो विश्वास आपके अंदर है, दुष्यंत कहते हैं कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा नमस्कार।